नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। 22 फरवरी से शुरू होगी बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन। सांसद बोध सिंह भगत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सत्ता में रहते भूमि पूजन और पत्थर लगाने का ही किया है काम। बीएसएनएल कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल स्थगित, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। नगर में परिसीमन की कवायद शुरू, जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है वार्डों का परिसीमन। मोती गार्डन का स्वरूप बदलने कलेक्टर ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वाराणसी नगर पालिका ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, 2 अवैध निर्माण को किया धराशायी। अब समाचार विस्तार से। जिले को बालाघाट इतवारी नागपुर पैसेंजर ट्रेन के रूप में एक अच्छी सौगात मिल रही है। यह ट्रेन 22 फरवरी से बालाघाट से चलना प्रारंभ होगी। ट्रेन सुबह 10:30 बजे इतवारी नागपुर से प्रस्थान कर दोपहर 3 बजे बालाघाट पहुंचेगी और 3:15 बजे बालाघाट स्टेशन से इतवारी के लिए प्रस्थान करेगी। यह जानकारी जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद बोध सिंह भगत ने दी। काफ़ी अरसे से हमारे जिले वासियों की जो मांग थी कि यहाँ से बालाघाट से सीधी रेल सेवा नागपुर और रायपुर को शुरू की जाए। हमने काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे हम, किंतु कुछ तकनीकी कारणों के कारण अभी तक वो सेवाएं प्रारंभ नहीं की गई थी, क्योंकि ये जो ट्रैक था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ था। जैसे ही बालाघाट गोंदिया ट्रैक जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो हमने रेलवे बोर्ड से और हमारे जो महाप्रबंधक है और डीआरएम नागपुर बिलासपुर जोन के हमारे महाप्रबंधक रोहिन साहब, उनसे हमने खुद बिलासपुर गए और बैठक ली और यहाँ से सीधी रेल सेवा नागपुर रायपुर के लिए प्रारंभ करने के लिए उनसे हमने प्रस्ताव भेजा, उनको प्रस्ताव दिया। उन्होंने उस पर निरीक्षण किया और रेलवे बोर्ड को उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा। वहाँ रेलवे बोर्ड में भी हमने यातायात रेलवे से इस संबंध में संपर्क साधा, हमारे मनोज सिन्हा जी, पीयूष गोयल जी से, और उन्होंने निर्देश दिया रेलवे को कि सीधी रेल सेवा प्रारंभ की जाए। उसी के अंतर्गत जो 10:30 बजे इतवारी नागपुर से पैसेंजर गाड़ी चलेगी, 3 बजे बालाघाट पहुंचेगी, 3:15 को यहाँ से छूटेगी और सीधा नागपुर इतवारी नागपुर पहुंचेगी। श्री भगत ने यह भी कहा कि कांग्रेस का काम ही भूमि पूजन करना और पत्थर लगाना है। उनके अधूरे कार्य को भाजपा सरकार ने पूर्ण किया है। कांग्रेस ने तो कई 40-50 साल में कई अनेक योजनाओं का भूमि पूजन कर दिया था और अधूरी पड़ी है, उनकी लागत भी कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। अभी जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, नेशनल हाईवे 13 साल से रुका पड़ा था, खवासा से लेकर के शिवनी। अब कर सकते थे, कमलनाथ जी उस समय भूतल परिवहन मंत्री थे, उनके पास तो सारे अधिकार थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो काम को हमने कर दिया। 726 करोड़ रुपये स्वीकृत कराए हमारे गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री ने, और फॉरेस्ट के जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए आने जाने के लिए 52 ब्रिजेस बनाए गए। कास्ट की कोई परवाह नहीं की गई और आज वो बन के तैयार हो रहा है, चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। बहुत तेज गति से काम चल रहा है। तो कांग्रेस का तो काम ही था भूमि पूजन करना, पत्थर लगा देना, और हमने किया। अब यही यहाँ का न फॉरेस्ट का क्लियरेंस, जब आपने किया न फॉरेस्ट का क्लियरेंस दिलाया गया, आपने रुका पड़ा हुआ था। तो इतने दिन तो बंद आपकी सरकार रही 2014 तक, लेकिन हम तो उसको गति दिया, हमने फॉरेस्ट का क्लियरेंस भी दिलाया और पर्याप्त बजट में हमने 1700 करोड़ रुपया करीब राशि दिलवाए। पुलवामा आतंकी हमले पर भी सांसद ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो पुलवामा में जो आतंकवादी घटना घटित हुई, हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुखदाई है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारी सरकार ने वार्ता के स्वरूप हमने तौर पे कई बार चर्चा उनसे की, बातचीत की, लेकिन उनकी हरकतें जो हर समय घिनौनी हरकतें वो बंद नहीं हो रही है। और इसके लिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए।
और हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि इसमें आतंकवादियों को संरक्षण देने में पाकिस्तान का पूर्ण हाथ है, लेकिन वो हर समय इसको मानने तैयार नहीं है। तो सेना को भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि आप स्वतंत्र है, आपको जो निर्णय लेना है आप उसके लिए स्वतंत्र है। पूरा उनको फुल स्वतंत्रता दे दी गई है। और जो आतंकवादियों को जो अपने देश में संरक्षण दे रहे हैं, पहली बार सरकार ने उनके ऊपर भी ध्यान केंद्रित कर दी है। सारी उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं जो थी खत्म कर दी गई। जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, ऐसे कश्मीर में जो नेता थे उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हटा दी गई है, जो सरकार से लाभ लेते थे और आतंकवादियों को संरक्षण देते थे। तो ऐसे तत्वों पे सरकार की निगाह हो गई है और उनको जल्द ही जो भी देशद्रोही ताकतें हैं उनको जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाएगा और उनको सबक सिखाया जाएगा। उसमें राष्ट्र विरोधी जितने भी तत्व हैं, इस बार सरकार ने जो है बहुत कठोर निर्णय लिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने भाजपा के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। स्टेडियम में ही पूरे दोनों कार्यक्रम हो रहे हैं और इसमें सिवनी और बालाघाट जिले मिला करके हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है उसी लोकसभा क्षेत्र के हमारे पूरी बूथ समिति भी रहेगी, उनके पालक संयोजक रहेंगे, नगर केंद्र ग्राम केंद्र के पालक संयोजक और पार्षद से लेकर के उससे ऊपर के समस्त हमारे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। पूरे जिला कार्यकारिणी, जिला कार्य समिति और मंडलों की कार्य समिति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहेगी 27 तारीख और 25 तारीख का तो सांसद जी ने बता दिया, वो किसान आंदोलन है, किसान सम्मेलन के रूप में, जिसमें नेतृत्व करेंगे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और 27 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे 27 तारीख को। इस प्रकार से ये दोनों कार्यक्रमों की तैयारियां भी चल रही हैं। इसके अलावा अभी पार्टी के 22 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम हैं। एक तो 22 से लेकर के 2 मार्च तक, ये 10 दिन तक हमारा मेरा परिवार भाजपा परिवार मूल निवासी विद्यार्थी संघ और मूल निवासी सभ्यता संघ के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समस्त संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से संविधान को सर्वोच्च सम्मान सुनिश्चित किए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान संघ के पदाधिकारी भरतलाल पांचे ने बताया कि मूल निवासी देशव्यापी जन जागरण के माध्यम से संविधान की सुरक्षा और उनके संवर्धन के उद्देश्य को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ पे मूल निवासी संघ देशव्यापी जन जागरण अभियान चालू है मूल निवासी संघ के माध्यम से, तो उसी का जो है एक संविधान के सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन के लिए एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर। क्या मांग करते हैं आप लोग इसके माध्यम से? जो भी मतलब जो है आज तक ये अभी हो रहा है और जो नहीं हुआ है, मतलब वो जो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये डिमांड है। रसोईया स्व सहायता संगठन समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मानदेय में वृद्धि किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान स्व सहायता समूह प्रदेश प्रभारी देवनाथ पंचेश्वर ने बताया, बाल विकास विभाग से रसोइयों को मध्याह्न भोजन की राशि काफी कम दी जा रही है। उस राशि से बाल विकास अधिकारी और सुपरवाइजर द्वारा 10% राशि की मांग की जाती है। कलेक्टर साहब को हम अवगत कराना चाहते हैं कि बालाघाट जिले में बहुत सारी समस्या है समूह और महिलाओं की, और महिला बाल विकास अधिकारी के वहाँ विभाग से भी बहुत सारी समस्या है। तो हमारी जो महिलाएं को जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत में रसोइया को जो पेमेंट दिया जा रहा है वो बहुत कम है, और आरओ जो दिया जा रहा है 80% की जनसंख्या हो रही है उपस्थिति बच्चों की, वहाँ से हमको 60% हमारे बच्चों को राशि आवंटित की जाती है और खाद्यान्न दिया जाता है। ये इतना कम कटौती किया जा रहा है, ये विभाग प्रशासन की बहुत कमियाँ खुल रही है। हमारी महिलाओं के साथ ही समूचा शोषण हो रहा है। दूसरी बात, महिला बाल विकास के अंतर्गत में महिला अधिकारी यहाँ हैं, जो सुपरवाइजर हैं, जो अधिकारी हैं, इनसे पैसा 10% राशि मांगी जा रही है और उन लोगों को खाद्यान्न भी कम दिया जा रहा है पोषण आहार के संबंध में।
मानदेय वहाँ की समूह की जो रसोइया काम करती है आंगनबाड़ी में, उन लोगों को 500 रुपये दिया जाता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं और कलेक्टर महोदय से हम लोग के द्वारा ज्ञापन भिजवाना चाहते हैं सरकार को कि वो जो स्कूल में महिलाएं काम कर रही है 2000 रुपये में, वो उनको भी उतना वेतन मानदेय दिया है, समान वेतन समान काम। जैसे कि इससे पहले भी आप लोगों ने इन्हीं मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा था। हमने पहले जो मांग किया था, प्रदेश सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपये मात्रा बढ़ाई है स्कूल का, आंगनबाड़ी का ऐसा किसी एक भी प्रकार का मानदेय राशि नहीं बढ़ाई गई। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि महिला बाल विकास के अंतर्गत में विभाग से उनका भी मानदेय 2000 रुपये किया जाए। अभी इस बार यदि मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो क्या हम अगर इस बार अगर नहीं किया तो हम रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ भी करेंगे अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की। जनसंख्या के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत बुधवार को राजस्व विभाग द्वारा नगर के क्षेत्र का परिसीमन करने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राजस्व निरीक्षक अधिकारी द्वारा नगर के नक्शे के माध्यम से नगर के वार्डों का भौतिक परीक्षण किया जा रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नजूल राजस्व निरीक्षक अशोक अडमे ने बताया कि परिसीमन के प्रारूप पर 28 फरवरी से दावे आपत्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं अशोक अडमे, राजस्व निरीक्षक नजूल। सर आज यहाँ पर एक नक्शा लेकर के आए थे, क्या था ये पूरा? ये वार्डों का परिसीमन है, उसकी जो एस्थेटिक सीमा है, फिजिकल सीमा, उसका वेरिफिकेशन करने आई हुई है। तो ये अभी क्या क्या देखा आपने यहाँ पे? अभी बस वो जो उनने प्रस्ताव तैयार किया है, नगर पालिका ने जो नक्शे तैयार किए हैं उन्हीं का मिलान कर रहे हैं मौके के हिसाब से। तो फिर भी कब से परिसीमन चालू हो जाएगा? ये परिसीमन अभी तो इसके प्रस्ताव तैयार होंगे, फिर शायद 28 फरवरी से दावे आपत्ति इनके लिए जाएंगे। नहीं मतलब प्रक्रिया चालू हो गई है? प्रक्रिया चालू हो गई है। विधानसभा चुनाव के बाद अब मतदाताओं की नजर आगामी लोकसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में हमने उनसे चर्चा की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कलेक्टर दीपक आर्य। होने वाले हैं, किस तरह की तैयारी की है? अभी चुनाव की तैयारी, बेसिक तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। जो ऑफिस वाले हमारे काम होते हैं, नोडल अधिकारी ड्यूटी हमने लगा दी है, सबकी जिम्मेदारी हम लोगों ने तय कर दी हैं कि उनको क्या क्या कार्य करने हैं, और उन लोगों ने अपने में फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया है। चूँकि विधानसभा की ड्रिल अभी है, इसलिए थोड़ा आसान रहेगा इस बार, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे सतर्क हैं और पूरी तैयारी हम लोग करेंगे। जो बात है, एक बड़ी समस्या मुझे देखने में ये आ रही थी कि पार्किंग का समस्या होता था, जिसके कारण हमारी पोलिंग पार्टीज़ को निकलने में समय हो जाता था। पहले हम लोग गाड़ियाँ उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में खड़ी करते थे, उसके बाद पॉलिटेक्निक में लाते थे। तो सामने पॉलिटेक्निक की जगह बची हुई थी, उस जगह को हम लोगों ने रिक्लेम करा और उसको सफाई करवा करके हम सारी पार्किंग व्यवस्था वहीं कर देंगे। साथ ही ये होगा कि जो कर्मचारी अपनी वाहन से आएंगे, उनकी वाहन भी संबंधित पार्किंग के साथ में ही रहेगी, जिससे कि उनको आसानी होगी। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कैरियर अवसर मेले का आयोजन स्थानीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट रघुवंश कुमार, सीएसए राहुल राज भिलेकर, डॉक्टर कामड़े सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्राओं को कैरियर के बारे में जानकारियां प्रदान की। आइए देखते हैं कैरियर मेले के संपादित अंश। कोर्स कर रहा है कोई, तो उसको 36,000 रुपये दिया जाएगा। हर तरह का अलग अलग कोर्स है। अब इसी के स्कॉलरशिप है, तो मेरिट स्कॉलरशिप होता है, एक दामोदर है, एक सुरुचि दामोदर वाला। अगर स्कॉलरशिप ना है तो लगभग 8-10 ऐसे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं जो कोई भी इसमें ले सकता है, अगर आपका बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तब। अभी यात्रा यानी कि अगर आप जहाँ पे भी डिप्लॉयड हैं, आज कैरियर अवसर मेले का आयोजन किया गया। इसमें हमारे यहाँ 23 स्टॉल लगे हैं। बच्चों को, हमारे छात्राओं को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसमें महत्वपूर्ण यानी जिला रोजगार कार्यालय और असिस्टेंट कमांडेंट आए हैं, सीआरपीएफ बटालियन के, बैंक से लोग आए हैं, पोस्ट ऑफिस से आए हैं, सभी अन्य ऐसे इस प्रकार के 24 विभाग हमारे यहाँ आए हैं। सर, इन विभागों के संबंध में क्या क्या जानकारी दी जा रही है, क्या मार्गदर्शन दिया जा रहा है बच्चों को? इसमें रोजगार के कैसे अवसर प्राप्त हो, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है।
चलिए आपको बताएं कि शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आज कलेक्टर श्री आर्य ने मोती गार्डन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ इंदौर के आर्किटेक्ट, लैंडस्केप डिजाइनर भी थे, जिन्होंने मोती गार्डन में वॉकिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, बोटिंग और गार्डन के सामने चौपाटी की प्लानिंग पर चर्चा की। वहीं बच्चे और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था बनाए जाने की प्लानिंग भी की जा रही है। हम यूट्यूब बना के यहाँ पे एक बड़ा स्पीड ब्रेकर, हाँ वहाँ पे एक बड़ा पास में आगे इसके अंदर ही पास में बाकी आप ये वाला नहीं है अपना, इसको हटाना ये पूरे प्लांट है, ये सारे ताकि अपने तालाब वाला तो देखे जो अपना मेन है अपना यहाँ पे ये सारा क्लियर हो जाएगा ना। ये जेट्टी बना रहे हैं अपन। आज सर टीम के साथ निरीक्षण किया, कहाँ की टीम और कैसा निरीक्षण है सर? ये इंदौर के एक आर्किटेक्ट, लैंडस्केपिंग डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये प्लान करेंगे मोती तालाब, क्योंकि शहर का हार्ट है। हम लोग काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं। बस फर्स्ट स्टेज टीम इनकी एक बार आई थी, जिसने बेसिक सर्वे किया है। ये इनके बॉस हैं जो आए हुए हैं आज। तो इसके बाद ये फाइनल प्लान बना के हमको देंगे, उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। किस तरीके का तैयार किया गया सर प्लान? बेसिकली ये इंटीग्रेटेड प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मोती तालाब की बहुत बड़ी डिमांड है। जिस दिन से मैं शहर में आया हूँ, मैं पहले भी यहाँ पे था, सब लोग यही कहते हैं मोती तालाब शहर का हार्ट है और इसके लिए हमें काम करना है। तो हम लोग उस प्रोफेशनल तरीके से उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर स्थान हम इसको बना पाएंगे। सर क्या क्या रहेगा? बेसिकली गार्डन ही है, कुछ चीज़ें हैं जो इंटीग्रेटेड हम लोग कर रहे हैं। कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हम लोग इसमें डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली सबसे बड़ा जो होगा अपना वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, ओपन जिम हम लोग इसमें रखेंगे। उसके बाद बोटिंग का व्यवस्था हम लोग इसमें रखेंगे। चौपाटी एक सामने हम लोग डिज़ाइन प्लान करेंगे। तो एक रिक्रिएशनल स्पेस पूरा एक यहाँ पे बनाएंगे, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी गई धान का भुगतान करने के लिए जिला सहकारी बैंकों को मार्कफेड द्वारा 18 करोड़ 15 लाख की राशि प्रदान की गई है, जिसे जिला सहकारी बैंक के द्वारा 7,654 किसानों के खाते में जमा किया जाएगा। आपको बताएं कि अब तक जिला सहकारी बैंक ने 689 करोड़ की राशि में से 436 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। वहीं शेष राशि का भुगतान सप्ताह भर के भीतर किए जाने के बाद जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल द्वारा की गई है। आज पुनः जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के द्वारा मार्केट से हमें 48 करोड़ 15 लाख की राशि प्राप्त हुई है। उसको 7,654 किसानों के खाते में जमा करा दिया जाएगा और ये कार्रवाई त्वरित रूप से कलेक्टर सर के निर्देश में जिला विपणन अधिकारी और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा सतत रूप से मैंने विलंब से कार्य करते हुए ने सूची तैयार करके भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। सभी किसान बंधुओं से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक जो कुल खरीदी हुई है 679 करोड़ की, उसके विरुद्ध हमारे द्वारा 436 करोड़ की राशि तो भुगतान कर दी गई है। शेष जो राशि भुगतान की जाना है वो भी विद इन वीक किसानों के खाते में जमा करके भुगतान करा दी जाएगी, इसलिए वो बहुत चिंता ना करें, अब निश्चिंत हो जाए धान उपार्जन की राशि प्राप्ति के संबंध में। सर कितने किसानों का भुगतान हो चुका है और कितने शेष हैं अभी तक? हाँ, लगभग इस वर्ष जो खरीदी हुई है वो 86 हज़ार किसानों से खरीदी हुई थी। उसमें से अभी आज दिनांक तक 62,000 किसानों के खाते में राशि जमा हो चुकी है और शेष जो किसान बचे हैं करीब 25,000 के आसपास के किसान बचते हैं, तो इनके खाते में भी लगभग एक सप्ताह में राशि जमा हो जाएगी। शासन द्वारा गेहूं के पंजीयन की अंतिम तिथि 23 फरवरी से बढ़ाकर 9 मार्च कर दिया गया है। अब किसान अपनी गेहूं की उपज का पंजीयन 9 मार्च तक करा सकते हैं। गेहूं के पंजीयन के लिए जिले में 16 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान 16 केंद्रों में किसी भी केंद्र में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि पिछले वर्ष जिले में 21 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। किसान उपार्जन केंद्रों में पंजीयन कराने की राह देख रहे हैं, जबकि उपार्जन केंद्र की पृथक से नियुक्ति शासन द्वारा दी जाएगी। उन्होंने जिले के किसानों से 16 पंजीयन केंद्रों में पंजीयन कराने की बात कही है। किसान बंधु से मैं को अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष जो गेहूं उपार्जन के पंजीयन की जो तिथि थी 23 फरवरी,
वो बढ़ाकर 9 मार्च कर दी गई है और ज़िले में कुल 16 पंजीयन केंद्र अभी काम कर रहे हैं। गत वर्ष उपार्जन केंद्र ज़िले में 21 थे, तो जो बाकी के उपार्जन केंद्र के किसान हैं वो अपने ही उपार्जन केंद्र जहां गत वर्ष था वो पंजीयन कराने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो ऐसा इंतजार ना करें और वो जो पंजीयन केंद्र इस समय काम कर रहे हैं वो किसी भी पंजीयन केंद्र के ऊपर अपना पंजीयन करा लें। उपार्जन केंद्र की पृथक से नियुक्ति की जा रही है। उस संबंध में कुछ शासन की जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार जो बाकी के केंद्र हैं उनकी फाइल भोपाल पर विचाराधीन है। वो जैसे ही क्लियर होगी तो उसमें विलम्ब ना हो, इसलिए वो किसी भी पंजीयन केंद्र के ऊपर अभी पंजीयन करवा ले अपना, ऐसा मेरा अनुरोध होगा। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले में हुए आत्मघाती हमले के बाद जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत लिंगा में बुधवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रगतिशील कुंभी समाज लिंगा, शिवाजी नव युवक मंडल और जीजा माता महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ मिलकर संगठन के पदाधिकारियों ने अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। सावधान नहीं बोलते ना। तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो। श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। भगवान उन सभी परिवारों को शक्ति प्रदान करे। भारत माता की, भारत माता की। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी क्षत्रिय मराठा कलार समाज के द्वारा सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में किया गया है। 25 फरवरी को आयोजित इस सामूहिक विवाह में 101 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। चौथे वर्ष आयोजित इस सामूहिक विवाह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वर्तमान मंत्री व विधायक प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे, जिसकी जानकारी बुधवार को नगर पालिका में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा आयोजित इस सर्वजातीय सामूहिक विवाह के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने बताया कि कलार समाज द्वारा 25 फरवरी को आयोजित इस सामूहिक विवाह में 101 जोड़ों का विवाह कराने का लक्ष्य रखा गया है। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित इस सामूहिक विवाह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल, सिवनी विधायक मुनमुन राय, बालाघाट विधायक पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे आदि की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न कराया जाएगा। देखिए, नगर पालिका ने इस बार लक्ष्य रखा है कि 101 जोड़े का सामूहिक विवाह कलार समाज द्वारा आयोजित विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कलार समाज द्वारा आयोजित विवाह में हमने 101 जोड़े का लक्ष्य रखा है। जो 101 जोड़े का हम सामूहिक विवाह उस दिन करवाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मंत्री खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल जी, बालाघाट के विधायक माननीय गौरीशंकर बिसेन जी और सिवनी के विधायक मुनमुन राय जी और परसवाड़ा के विधायक नानू कावरे जी, इनकी आतिथ्य में सामूहिक विवाह संपन्न होगा, जो लगभग 12 साढ़े 12 बजे विवाह का कार्यक्रम पूर्ण होगा। और उसी दिन 25 तारीख को कृषि उपज मंडी इतवारी बाजार में शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण भी वो उस दिन करेंगे। वहाँ पे प्रतिमा शिवाजी महाराज की स्थापित की जाएगी, जिसका हमारे शिवराज सिंह चौहान अनावरण करने आ रहे हैं, तो उसी के हमने उन्हें आमंत्रित सामूहिक विवाह में भी कराया है। तो मैं चाहता हूँ कि शहर के गणमान्य नागरिक सामूहिक विवाह में उपस्थित होकर वर वधू को आशीर्वाद दे करके उनके दाम्पत्य जीवन को सुख प्रदान करने की। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान क्षत्रिय मराठा कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवैयावार ने बताया कि 25 फरवरी को उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में सर्वजातीय सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। 25 फरवरी को लगभग 11 बजे हनुमान चौक से बारात निकाली जाएगी।
जो 12 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में पहुंचेगी, जहां अतिथियों का आदर सत्कार कर 12:30 बजे सभी 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि 25 फरवरी को बच्चों की परीक्षा है, परीक्षा में कोई अवरोध न हो इसलिए सामूहिक विवाह का समय तय किया गया है, इसमें विलम्ब नहीं किया जाएगा। 25 तारीख को जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया, नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने, हमारा कार्यक्रम ऐसा हो गया है कि परीक्षा है उस दिन 25 तारीख को, और जहां हम लोग कार्यक्रम करा रहे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में, वहां पे 3 स्कूल आते, तो हम शिक्षा से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहते, तो हम अपना समय ऐसा सेट किए कि जिस समय कि उस समय परीक्षा नहीं है। हमारी शादी का जैसे लक्ष्य 101 जोड़े का है, हम हनुमान चौक से 11 बजे बारात निकालेंगे और वो 12 बजे उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंच जाएंगी, और अतिथि का सत्कार 12 बजे से 12:30 बजे तक के होगा, और 12:30 बजे जितने 101 जोड़े हैं उसका वहाँ पे शादी संपन्न की जाएगी। अब मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी हमारे समाज बंधु है और सरजाति सम्मान समारोह भी हमने उसमें रखा है, जो पूरे समाज के जो लोग हैं उसमें आएंगे वो अपने समय का पूरा ध्यान रख के आए, क्योंकि इसमें विलम्ब नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम शिक्षा को अपना भगवान मानते हैं, इसलिए हम शिक्षक से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के बाद मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के द्वारा किसान विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है। यह रथ यात्रा 22 फरवरी को जिले में पहुंचेगी, जिसका जिले में भव्य स्वागत किया जाएगा। यह जानकारी स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान देते हुए मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुखदेव मुनि कुतराहे ने बताया कि यह शोभा यात्रा 22 फरवरी की शाम को बालाघाट पहुंचेगी। चुनाव के पहले कांग्रेस ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। प्रदेश में सरकार बनने पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 30 मिनट में ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया। हमारे मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिनेश गुर्जर जी के द्वारा 23 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसान कांग्रेस के नाना भाऊ पटोले के द्वारा रथ यात्रा विजय किसान रथ यात्रा प्रारंभ की गई है, और जो पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए बालाघाट 22 फरवरी को शाम 6 बजे आगमन होगा। और दिनेश गुर्जर जी के द्वारा जो यह विजय किसान रथ यात्रा निकाली गई है, मध्य प्रदेश शासन ने चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि हम जब सरकार हमारी सरकार में आएंगे और किसानों के द्वारा सरकार बनेगी तो 2 लाख तक के किसानों के ऋण माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। और वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ली, 30 मिनट के बाद में उन्होंने 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ़ करने की घोषणा की और फाइल पर हस्ताक्षर की। उस यही संदेश देने के लिए हमारे प्रदेश के किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी ने किसानों का संदेश देने के लिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपका 2 लाख तक का कर्जा माफ़ की है, और इसलिए पूरे प्रदेश में संदेश किसानों का मजदूरों को जाना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा किया है, और उसी के तहत ये विजय किसान रथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है और बालाघाट में 22 फरवरी को आगमन होने जा रहा है। क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम में हमारे किसान कांग्रेस बालाघाट के द्वारा किसानों के साथ में हमारे उन्होंने यह भी कहा कि कर्जा माफ होने से किसानों में भारी हर्ष है। उन्होंने यह भी बताया कि जो किसान भुगतान के लिए आंदोलन कर रहे हैं वे भाजपाई है, सभी किसानों को समर्थन मूल्य पर पैसा मिल रहा है। महामंत्री जी ये बताया, जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, बैंकों के सामने चक्का जाम कर रहे हैं, इनको क्या मान पाई है किसान है? ये भाजपाई है और इन्होंने किसान को नकली किसान बना करके लाया है। लालबरा में हमने भी देखा है, लालबरा में 4-6 किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और वो गलत तरीके से, जबकि किसान पहले जितने परेशान थे, आज कोई हमारी सरकार ने जब 2 लाख तक का किसान, अभी जितने किसानों ने सोसाइटियों में धान अपनी उपार्जन दिया है, आज एक भी, चाहे वो 12 फरवरी के पहले वाले किसान हो, 31 मार्च के पहले वाले किसान हो, वो कोई भी किसान का बैंक उनका पैसा नहीं काट रही है। और नहीं तो इसके पहले 15 साल से जो किसान अपने धान को सोसाइटी में बेचता था
उस धान का उनका सीधा अगर 60,000 रुपये का धान उन्हें बेचा है और 50,000 का कर्जा है तो 50,000 काट लिया जाता था और किसान उससे ज़्यादा परेशान था। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके 2 महीने हमारी सरकार को हुआ है और 2 महीने में कितना फायदा किसानों का और मजदूरों का। उनका तो स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कि मैंने इतना कट्टी धान बेचा था, उसके बावजूद भी उनको पैसा नहीं आया। वो क्या किसान नहीं है या मेरे का आरोप लगाना है तो कई प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने का काम है। बोनगट्टा में हुआ था। नहीं तो देखो, आरोप लगाना है तो विपक्ष लोग तो कहीं ना कहीं चक्का जाम करेंगे। अब बताइए, भारत सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड की 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL के मंच तले BSNL कर्मचारियों के द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल की जा रही है, जिसका आज समापन हुआ। हड़ताल के कारण BSNL के कामकाज ठप रहे, जिसके कारण सरकार को काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। हड़ताल के अंतिम दिन बुधवार को हड़तालियों से मिलने सांसद बोध सिंह भगत पहुंचे, जिन्होंने हड़तालियों से बात की। हड़तालियों ने सांसद को मांग पत्र सौंपकर मांगों को पूरा करवाने विशेष प्रयास किए जाने की गुहार लगाई। कौन कौन सी मांगों को लेके बैठे हैं आप? सारों को 4G, चाहे वो आइडिया हो, एयरटेल हो, रिलायंस जियो, हमको अभी तक स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट नहीं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमको जब स्पेक्ट्रम अलॉट होगा तो अपनी सबसे बड़ी मांग जो है, जो हमारा 1/1/2000 का 1/10/2000 में जो BSNL बना था, उस समय ये सारी ज़मीनें ये छोड़ के, जैसे वाराणसी की जो अपनी ज़मीन है, ये DOT के नाम पे थी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे। आज भी ये असेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे। अपन इसको चाहते हैं कि BSNL के नाम पे आए। जैसे ये BSNL के नाम पे आएगा, हमको लगभग 4 लाख करोड़ रुपए हमारे BSNL। तो आप 11,000 के बेसिक से उसका पैसा लो ना, तो वो वैसा नहीं कर रहे। तो ये भी एक हमारी मांग है कि इसको कम से कम जो है 15,000 से जो 11,000 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। SNEA के जिलाध्यक्ष रोहित माइकल ने कहा कि 4G स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाने सहित अन्य मांगों को वे लंबे समय से सरकार के समक्ष रख रहे हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं की जाती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। सर, ये 3 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही थी आप लोग की, किस तरह का कार्य प्रभावित हुआ है इसमें? 3 दिवसीय हड़ताल में हमारी पूर्णतः हड़ताल जो है 100% सफल रही है और दिल्ली, भोपाल और बालाघाट मध्य प्रदेश में हमारा जो है 100% टोटल काम बंद हड़ताल रही है हमारी। और इसी बीच हमारा जो मूवमेंट रहा है कि सारे जो भी हमारे सिस्टम्स हैं वो एज़ इट इज़ रखे हैं। हमने उसको सिस्टम्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, मगर अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो सारे कर्मचारियों ने एकजुटता के साथ अपने AUAB के अंतर्गत यहाँ दिया हुआ है। सर, कितने का आर्थिक नुकसान हुआ होगा सरकार को, जैसे आप लोग के 3 दिनों से हड़ताल बंद थी? आर्थिक नुकसान का अगर देखें तो करोड़ों का आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। वो इस वजह से हुआ होगा कि जो सर्किट्स बंद पड़े हुए हैं उसमें तो आर्थिक नुकसान हुआ है। जो हमारी केबल्स कटी है उसको जोड़ने के लिए कोई साथी कर्मचारी जा नहीं रहा है, कोई भी अधिकारी उसमें साथ नहीं दे रहा है। जो भी हमारे बैंक्स की लीज लाइन बंद पड़ी है उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आर्थिक नुकसान तो हुआ है। तो कुछ फ़र्क पड़ेगा सरकार को इसको लेकर के? सरकार को नो डाउट फ़र्क पड़ेगा। सरकार मगर इसके लिए हमसे बात करेगी निश्चित तौर पे। हम इस उम्मीद में है कि आगामी जो 21 तारीख आने वाली है कल, शायद हमसे सरकार बात करे। क्या रणनीति रहेगी आज आप लोग क्या आखिरी दिन हड़ताल का? आखिरी दिन हड़ताल का जो हमारे दिल्ली और भोपाल से चर्चा चल रही है उसके अनुसार ये है कि हम शायद अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी इसमें आगे जा सकते हैं। तो ये क्या कल से ही चालू हो सकती है क्या? नहीं, इसके लिए अभी चर्चा चल रही है और सबने अपना जो हमारे साथी कॉमरेड्स हैं उन्होंने अपना प्रस्ताव भेज दिया है कि हम हड़ताल कर सकते हैं। हम उनके साथ में हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए। अधिकारी वर्ग भी हड़ताल में है क्या? अधिकारी वर्ग भी हड़ताल में। वहीं सांसद बोध सिंह भगत ने इनकी मांगों को जायज़ बताते हुए कहा कि वे इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और मांगे पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। BSNL कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या कुछ प्रमुख मांगे इनकी प्रमुख मांगे ये है कि एक तो स्पेक्ट्रम वाली है 4G वाली, और एक इनकी वेतन विसंगति के संबंध में है। ये सब मांग इनकी जायज़ है, ऐसा नहीं कि इन लोग बहुत काफ़ी पहले सरकार के ध्यान में लाई गई थी बातें, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ है। मेरा प्रयास रहेगा कि जो मांग पत्र मुझे सौंपा गया, जो इसमें मांगे हैं, इन मांगों को मैं सरकार के ध्यान में लाऊंगा, विभाग के ध्यान में लाऊंगा, मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा, संबंधित विभाग के, और हो सके हम इन मांगों पे जरूर अमल करेंगे।
बाबू, कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार जो है वो निजी कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए सरकारी कंपनी को नुकसान में डाल रही है और बंद करने की कगार पे आ रही कंपनी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार की ये मंशा नहीं है। डाकतार विभाग तो पूरा ख़त्म होते आ गया था, लेकिन हमारी सरकार ने वहाँ पर भी बैंक खोल करके उनको जीवित रखा है। तो ये सब गलत धारणाएँ हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आज प्राइवेट कंपनियों के पास में 4G और BSNL सरकारी कंपनी के पास में 4G नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? होती सरकार की थोड़ी बहुत अपनी वो रहती है, कमियां रहती है, जिसके कारण अभी नहीं हो पाती, लेकिन सरकार उस ओर आगे बढ़ रही करेगी, इस पर भी बराबर अमल होगा और वो भी सुविधाएं देगी सरकार। लालबर्रा के गुजरी बाजार में मछली व्यवसायियों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से मछली दुकान लगाए जाने से अन्य व्यापारियों व दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों व दुकानदारों से मिली शिकायत पर पद्मेश की टीम ने बुधवार को लगने वाले साप्ताहिकी बाजार का जायजा लिया तो पाया कि गुजरी बाजार में लगभग आधा दर्जन मछली व्यवसायियों के द्वारा मछली की दुकानें लगाकर मछलियों का विक्रय किया जा रहा था। चर्चा में स्थानीय व्यापारियों व दुकानदारों ने बताया कि मछली व्यापारियों के लिए बैल बाजार के समीप मटन मार्केट में मछली की दुकान लगाने के लिए जगह आवंटित की गई है। इसके बावजूद भी मछली की दुकानें गुजरी के अंदर लगाई जा रही है, जिससे अन्य व्यापारियों व दुकानदारों को गंदगी व बदबू का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस संदर्भ में चर्चा में मछली व्यवसायियों ने बताया कि मछली मार्केट में ग्राहक नहीं आने की वजह से उनके द्वारा गुजरी में दुकान लगाई जा रही है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम भैया दिलीप अजीत। तो कितने वर्षों से आप व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो सर बहुत सालों 20 सालों से दुकान है। तो जो मच्छी यहाँ पे बेची जा रही है, जबकि स्थान में कर दिया गया मार्केट, मच्छी मार्केट में, तो क्या समस्या आ रही है आपको उसको? अरे बहुत समस्या सर जी, इन लोग क्या है यहीं बैठ जाते हैं और इनको 20 बार बोले हैं, लेकिन जहाँ इनको जगह दिया गया वहाँ बैठती नहीं, आ जाते हैं जबरदस्ती गंदगी। डेली बैठते हैं यहाँ पे? ये डेली बैठते हैं सर ये। तो आपने कभी बताया नहीं, किसी को जानकारी नहीं दी? अरे बहुत सी जानकारी दी हमने, सरपंच को बताए, स्थानीय जनप्रतिनिधि को बताए। क्या बोलते हैं उन लोग? उन लोग के पास से कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है ना। क्या कुछ बोलते ही नहीं उन लोग भी? ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा। वालों को होना नहीं, कहाँ रहते हो आप? गंदगी फैला के जा रहे हैं सब। कितने दिनों से कर रहे हैं आप यहाँ पे व्यवसाय? सर आज मैं पहली बार आया हूँ बुधवार के दिन। पूरी गंदगी फैला रहे हैं वाले मार्केट से यहाँ आया हूँ। जबकि मार्केट बाहर लगता है, आप यहाँ पे कैसे बैठे लालबर्रा? इसलिए बैठे भी है क्योंकि यहाँ बारीक मछली वाले पूंजी वाले सब बैठ जाते हैं, वहाँ ग्राहक नहीं जा पाता। नहीं, तो जब मार्केट अलग कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया है, यहाँ से हट के गंदगी यहाँ पे लोगों को परेशानी हो रही है, गंदगी हो रही है, उसके बाद क्या अपने कितने लोगों की दौरा यहाँ से एक दुकान नहीं होना, यहाँ से फौरन लगाओ सब। दुकान लगती है कच्ची मछली की, 4 लालबर्रा जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी के द्वारा 20 फरवरी को समस्त विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर 22 फरवरी को जबलपुर संभाग के कमिश्नर के दौरा कार्यक्रम जानकारियों से अवगत कराया। प्रशासन द्वारा सूचना मिली है कि जबलपुर संभाग के माननीय कमिश्नर महोदय लालबर्रा क्षेत्र का 22 तारीख को भ्रमण करेंगे, तो उस संबंध में जितने भी हमारे विभाग हैं उन सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के हम लोग आज मीटिंग लिए हैं और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि 22 तारीख को वो अपने विभाग की समस्त योजनाओं के साथ है ना तैयार रहें, वो किसी भी पंचायत में जा करके किसी भी योजना की समीक्षा कर सकते हैं। अभी कोई शेड्यूल ऐसा कुछ आया है कि कितने बजे आएंगे, ऐसा कुछ? या मेरे ख्याल से 1 बजे के बाद लालबर्रा क्षेत्र का भ्रमण है उनका 22 तारीख को। कहाँ जाने वाले हैं? अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र नागेश्वर बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने बैठक का आयोजन कर सिवनी में हो रहे अखिल भारतीय गढ़वाल समाज की स्थापना दिवस कार्यक्रम के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी। बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस का कार्यक्रम 28 फरवरी को होना है, जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपका परिचय? रविंद्र नागेश्वर, क्या है? अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा अध्यक्ष। आज कैसे पहुँचना हुआ? सामाजिक लोगों से चर्चा के हिसाब से हम लोग हमारी प्रतिनिधिमंडल आया है यहाँ पर, और हमारी 28 फरवरी को पांडे छबारा में अखिल भारतीय गढ़वाल समाज स्थापना दिवस स्वर्गीय श्री मुरारी लाल ब्रह्म जी की स्मृति में हम लोग पिछले साल से मनाना तय किया है, और ये हमारा 2य वर्ष है स्थापना दिवस मनाने का। और मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमारे सभी सामाजिक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के स्थापना दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मातृ बहनों सहित, बच्चों सहित सारे के सारे समाज के लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और समाज में
अपनी सहभागिता बढ़ावें। साथ ही साथ रात्रि में अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के अधिवेशन भी होता है और उस बैठक में भी उपस्थित रहें, ऐसी मेरी सभी सामाजिक बंधुओं से आग्रह है, निवेदन। वारासुनी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर के 2 स्थानों पर किए गए अतिक्रमण पर अवैध पक्के निर्माण पर बुधवार को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका प्रशासन की इस अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई से नगर में हड़कंप सा मच गया और जिन्होंने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण अतिक्रमण किया है वे दहशत में नजर आ रहे हैं। किसी भी समय उनका अतिक्रमण हट जाएगा। कांग्रेस कमेटी ब्लॉक उपाध्यक्ष दाऊद मंसूरी ने गत दिवस नगर पालिका प्रशासन को शिकायत किया था कि बस स्टैंड के समीप शासकीय प्राथमिक स्कूल की जमीन में कुछ लोग अतिक्रमण कर पक्का कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्लैब लेवल तक हो चुका है, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और शिकायत होते ही निर्माण कार्य बंद करवा दिया और बुधवार को जेसीबी के माध्यम से पक्के अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो हमने शिकायत की थी उसका सही ढंग से पालन हुआ। हम जनता के साथ हैं, हम हर गरीब और के साथ रहते हैं, उनसे वादा करते हैं कि जो भी आपको दिक्कत आएंगी उसको हम आपके बाबत को उठाएंगे। इसी खातिर वो हमारे को आज कांग्रेस की सरकार बनाने में हमारे गरीब को जो योगदान रहा है उसी के तात्पर्य में हमने ये देखा कि ये तरंग वीडियो के पीछे में जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ अवैध रूप से एक नहीं 4-4 दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जबकि वो बच्चों के खेलने का मैदान है। वहाँ पर स्कूल है, बड़े बुजुर्ग लोग वहाँ पढ़े, बहुत शहर का पुराना स्कूल है और इसकी चर्चाएं पूरे शहर में चल रही थी। और जागरूक नागरिक होने के नाते, संगठन का मुखिया होने के नाते ये आवाज़ को मैंने लिखित में सीवेदन के पास दिया सीएम और वारासुनी। देखिए, पिछले हफ्ते हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि बस ये तरंग ऑडियो के पीछे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे हटा के सिंधी स्कूल के ग्राउंड में अतिक्रमण करते हुए 4-5 दुकानें बनाई जा रही थी और व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण था, मतलब 10 फीट से भी ज़्यादा दुकानें बढ़ा के बनाई गई हैं। तो जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हमने तुरंत कर्मचारियों को भेज के पंचनामा बनवाया वहाँ और वहाँ अवैध अतिक्रमण पाया गया। सर, कौन बना रहा था ये दुकान? देखिए, अभी तक कौन बना रहा है ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहाँ की निर्माण कार्य अवैध रूप से हो रहा था वहाँ और आज उसके लिए कार्रवाई करने के लिए पूरा दल भेजा गया नगर पालिका की ओर से और आज उसे हटाया गया। देख रहे हो आप पूरे शहर भर में तो ये गंदगी फैली हुई है। आज मैंने किया तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? आप देख रहे हो पूरे शहर भर में जहाँ देखो वहाँ अतिक्रमण हुआ है। कितनी सारी दुकानें बनी है वहाँ पे, आपको बता नहीं सकता। मेरे बगल में भी दुकानें बनी है, इसको इधर कैमरा दिखाओ, ये देखो यहाँ पे दुकानें बनी है, बस स्टैंड में दुकानें बनी है, कहाँ नहीं बनी है इन। और नगर पालिका हर किसी से पैसा खा के काम कर रही है। आज मेरी दुकान को तोड़ना था, मैं तो लीज के अंदर बना रहा था। तो ये देशपूर्व कार्रवाई की गई है आपसे? बिल्कुल स्पष्ट झलक रहा है कि ये लोग मेरे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं करके। रामपायली रोड स्थित कन्या छात्रावास के पास बुधवार को करीब 2 बजे बाइक और साइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे साइकिल सवार छात्र 17 वर्षीय योगेश जगने का पैर टूट गया एवं बाइक सवार 24 वर्षीय शेख सद्दाम के सिर में गंभीर चोटें आई है, जिनका सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आपको बताएं कि नगर के वार्ड नंबर 1 निवासी कैलाश जगने का 17 वर्षीय पुत्र योगेश जगने नगर में स्थित कैरियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है और स्कूल में बुधवार को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साइकिल से जा रहा था, तभी रामपायली की ओर से आ रही मोटरसाइकिल चालक ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आसपास स्थित लोगों ने 100 डायल एवं वाराणसी पुलिस को घटना की सूचना दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को हटाकर घायलों को निजी वाहन से सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया। डॉक्टर के द्वारा दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। जल्दी आ रही है अस्पताल में सरकारी वाले।
इधर से गाड़ी आई, वहाँ टायर फूटा, वहाँ जाके आके लड़का नाले में गिरा और 2 लड़के वहाँ गिरे। कितने लोगों को चोटें आई है? 3 लोग। साइकिल वाला उधर से आ रहा था कि इधर? ये वो साइकिल वाले को नहीं देखी मैंने भैया, झूठ नहीं बोलती, खाली इनको जो देखी, पर 3 लड़के गिरते देखी। मोटर बाइक में 3 लड़के थे। मोटरसाइकिल वाले किस साइड से आ रहे थे? इधर से, रामपाल की तरफ से आ रहे थे क्या? इधर से। इधर तो वो वाराणसी की ओर जा रहे थे। कौन है जो आपका भाई जो घायल हुआ है? सर वो मेरा भाई है। छोटा भाई है? हाँ सर। क्या नाम है? योगेश जगने सर। कहाँ जा रहा था वो? सर वो विदाई पार्टी में जा रहा था 12वीं क्लास की। कक्षा 12वीं पढ़ता है? नहीं सर 10वीं पढ़ता है। 10वीं पढ़ता है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? केरियल स्कूल सर। तो कैसे जानकारी लगी आपको कि हादसा हुआ है? सर मेरे दोस्तों लोगों ने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया करके। कैसे हुआ? सर गाड़ी से हुआ बोलते। तो क्या अभी कहाँ चोटें आई हैं उनको? सर उनका पैर टूट गया सर। पैर टूट गया? यस सर। कहाँ के रहने वाले आप? सर वार्ड नंबर 1 अमृत नगर। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। 22 फरवरी से शुरू होगी बालाघाट इतवारी पैसेंजर ट्रेन। सांसद बोध सिंह भगत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने सत्ता में रहते भूमि पूजन और पत्थर लगाने का ही किया है काम। बीएसएनएल कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल स्थगित, मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। नगर में परिसीमन की कवायद शुरू, जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है वार्डों का परिसीमन। मोती गार्डन का स्वरूप बदलने कलेक्टर ने किया निरीक्षण, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और वाराणसी नगर पालिका ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, 2 अवैध निर्माण को किया धराशायी। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।